श्रीनगर के नौगाम बाईपास में पुलिस के काफिले पर आज सुबह मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मिलिटेंट हमले में 3 पुलिस एहलकार बुरी तरह जख्मी हुए। इनमें से 2 पुलिस एहलकार बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गए। हमले के बाद इलाके को पुलिस ने घेर लिया और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक पुलिस पर इस हमले के लिए जैश मोहम्मद जिम्मेदार है। पुलिस के मुताबिक इलाके में इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया है। मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए खुसूसी ऑपरेशन चलाया गया। शहीद जवानों में अशफाक अयूब और फयाज अहमद शामिल हैं। जख्मी जवान की पहचान मोहम्मद अशरफ के तौर पर हुई है। वाज़ेह रहे कि ये हमला यौम आज़ादी से 1 रोज़ कबल अंजाम दिया गया। 22 शहीद हो गए, 1 जख्मी हुए। हम लोग पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिए हैं और इसमें जैश मोहम्मद का हाथ लगता है और इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सर, इस तरह के इनपुट्स पहले थे आपको कि ऐसा कुछ वाक़ा पेश आ सकता है? हाँ, बिल्कुल था। हर एक 26 जनवरी 15 अगस्त के पहले ऐसा इनपुट आते रहता। इसका भी इनपुट था कि किसी भी एरिया में स्ट्राइक कर सकता है। लड़के हमारे अलर्ट थे। आप जैसा देखें उनके पीपी जैकेट पटका पहने थे, पूरा मुफ्ते था। एक पीछे से छिप के आ गया और फाइट किया, जिससे हमारे जो के शहीद हो गए। लेकिन हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लिए हैं। जैश मोहम्मद जो है सर, ये एरिया जो है कर्टन ऑफ कर लिया आपने, जांच पड़ताल चल रही है, स्पेशली सिक्योरिटी आप समझते हैं कि थोड़ा लैकिंग या लूप होल्स कहीं ना कहीं थे जिसकी वजह से स्ट्राइक कर गए? आप देखिए गली कितना नैरो है, इसमें सिविल का मूवमेंट होते रहता है। ऐसा नहीं कि आइसोलेट प्लेस था कि इसमें सिविलियन का मूवमेंट होते रहता है, तो इसको लूप होल नहीं। कितना चैलेंजिंग समझते हैं आप 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे? हर एक साल चैलेंजिंग रहता है। हालांकि कश्मीर में हर डेली चैलेंजिंग जो टूरिस्ट रहता है। सर, 15 अगस्त कल है, सिक्योरिटी के इंतजाम की अगर हम बात करें तो क्या इंतजाम है? कल भी आप लोग सीआरपीएफ तो पूरी हम लोग तैयारी कर चुके हैं। यह हादसा हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया। इसमें चूंकि भीड़भाड़ से लोगों का मूवमेंट था, तो हमारे जवान अगर रिटेलिएट करते हैं अंधाधुंध तो सिविलियन का लॉस हो सकता था। इसलिए हमारे लड़कों ने बहुत रेस्टेंट किया, लेकिन इसको हम लोग प्रोफेशनल ढंग से न्यूट्रलाइज करेंगे। खबर राजस्थान से है, जहां के सियासी ड्रामे पर आज पर्दा गिरने का इम्कान है। गहलोत हुकूमत ने एतमाद की तहरीक पेश कर दी है। इस पर बहस जारी है। बहस के दौरान खरीदो फरोख्त का मामला ऐवान में जरूर गूंजा। उधर बीजेपी अरकान असेंबली ने भी जबरदस्त हंगामा किया। तो आपको बताएं कि राजस्थान में असेंबली का जो इजलास है वो शुरू हो गया है और इस पर गहलोत हुकूमत ने एतमाद की तहरीक पेश कर दी है। बहस जारी है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, बहस के दौरान खरीदो फरोख्त का मामला ऐवान में गूंजा। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयपुर से हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद। अरबाज, उम्मीद यही की जा रही थी कि आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐवान में गूंजेंगी, हंगामा आराई होगी। अभी आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रहा असेंबली सेशन का हाल? देखिए, असेंबली सेशन जो है शुरू हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि जब विधानसभा में विश्वास मत के ऊपर जो बीजेपी की तरफ से उपनेता है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने आईपीएस अफसरों और विधायकों के मन की टो लेते हुए एसओजी, एटीएस, एसीबी जैसी एजेंसियों के मिसयूज का इल्जाम उन्होंने लगाया यहाँ पर। और जो गलत तरीके से फोन टैपिंग के मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। डीजीपी की भूमिका के ऊपर उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया है कि भाई जो राजस्थान में पुलिस के मुखिया हैं उनका जो है सही तरीका नहीं है काम का। वहीं पर जो सचिन पायलट है वो भी अभी सदन में बोले हैं। उन्होंने कहा है कि सदन में मेरी सीट बदल दी गई है, सदन में जहां मेरी सीट है वह सरहद है। इसके बाद जो अपोजिशन है उनकी सीटें शुरू होती हैं और सरहद पर उसे भेजा जाता है जो मजबूत हो। हमें जिस डॉक्टर को दिखाना था, जहां नब्ज दबानी थी, वहां दिखा दिया है। अब हम गदा और कवच लेकर के सुरक्षित रहेंगे। यानी उन्होंने हिमायत की, अगर देखा जाए कांग्रेस की, और कहा है कि हम लोग अब अपनी बातचीत जो थी, हमारे जो आपस की जो भी गिले शिकवे थे दूर करके मजबूती से कांग्रेस की सरकार को ताकत देने के लिए यहाँ पर मौजूद और जो हालात हैं उससे निपटने के लिए तैयार हैं। एक जो मैं दूसरा मैं आपको अपडेट दे दूं, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जो समाअत है वो थोड़ी देर में शुरू होगी और यहाँ पर जो फैसला है वो अंतरिम आने के बजाय में फाइनल जो है यहाँ पर जजमेंट दिया जाएगा। जो जस्टिस महेंद्र गोयल हैं उन्होंने कहा है कि मामले में सभी पक्षों की जो बहस है वो करीब करीब पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा।
लंच जो ब्रेक है वो करीब करीब खत्म होने के, अभी जज सीट पर पहुंचेंगे, तमाम जो वकील हैं वो सीट पर आएंगे और अपनी बात रखना शुरू करेंगे। उसके बाद में रिजॉइंडर पर थोड़ी सी बहस होगी और अदालत आज फैसला में सुना सकती है कि जो बीएसपी और अरकान असेंबली हैं उनका जो मसला है उसके ऊपर क्या अदालत का नजरिया रहता है। जी अरबाज, ये तो रही असेंबली कार्रवाई के ताल्लुक से बात, और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों के मसाइल जो हैं उनकी गूंज भी असेंबली में ज़रूर सुनाई देगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कि कहीं इल्तवा में रह गए थे इन तमाम सियासी ड्रामे के बीच। देखिए, बीजेपी ने ये जरूर क्लियर कर दिया था कि हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो कोरोना के हों, चाहे सरकार के अनाउंसमेंट हों जो उन्होंने पब्लिक से, जनता से वादे किए थे, चाहे जो हालात अभी जो पैदा हो रहे हैं राजस्थान की सियासत में, कहीं ना कहीं जो बुनियादी मुद्दे हैं, जरूरत हैं पब्लिक की, जो परेशानियां हैं, उन्हें एक तरह से देखा जाए तो साइडलाइन कर दिया गया था। उस पर फोकस करके सरकार कब उनको अगर सही तरीके से उनको निपटाने में काम शुरू करेगी, ये एक सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं जो असेंबली सेशन के अंदर, और ये बीजेपी इसमें बहुत ही मजबूती से हमला कर रही है। कोशिश ये है कि सरकार को घेरा जाए और सवाल उठाए जाए। वहीं पर सरकार की तरफ से जो हालात पैदा हुए, जो विधायक वहां गए और बाहर ये पिछले 1-1.25 महीने से करीब ये जो हालात रहे, उन चीजों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शांति धारीवाल जो बड़े कद्दावर नेता है, कांग्रेस के मंत्री भी हैं संसदीय मामलात के, वो जब यहाँ पर बोलने लगे और उन्होंने तमाम इल्जाम बीजेपी के ऊपर लगाए, तो उसके बाद में बीजेपी के तमाम जो एमएलए हैं उन्होंने हंगामा किया। फ्लोर के अंदर काफी बहस हुई, काफी हंगामा थोड़ी देर के लिए चला। उसके बाद में वहां पर जो 1 बजे तक के लिए पूरे मामले पर जो है इसको टाला भी गया। अभी जो बहस का सिलसिला है वो करीब करीब 3 घंटे जारी रहेगा, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से अपना बहुमत साबित करेगी और कोशिश ये करेगी कि सरकार जिस हालत में है उसमें एक मैसेज पब्लिक को दिया जाए कि सरकार की स्थिति को लेकर के किसी भी तरह का कोई मुगालता पब्लिक के अंदर में नहीं रहे, कोई शक शुबा नहीं रहे, और जो हालात है वो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो और एक मैसेज काम को लेकर के दिया जाए पब्लिक को कि जो सरकार है। अरबाज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, इसके अलावा और कौन कौन से अहम चेहरे, अहम नाम वहां असेंबली में जो कार्रवाई है उसकी शिरकत के लिए? देखिए, जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, वो तमाम लोग असेंबली के अंदर मौजूद हैं। और जो सुबह जो बारिश का आलम रहा राजधानी में, आप देख सकते हैं कि बड़ा तरबतर पूरा माहौल रहा। उसके बाद में थोड़ा वक्त जरूर लगा लोगों को पहुंचने में, लेकिन अब लोगों का जो पहुंचने का वहां सिलसिला था वो शुरू हो गया और करीब करीब तमाम लोग पहुंचे, सुनवाई वगैरह सारी चीजें शुरू हुई। माफी चाहूँ। जो सचिन पायलट के खेमे के तमाम एमएलए हैं वो लोग भी वहां पहुंच गए थे, और दूसरे जो बड़े नाम हम जिनकी बात करें, चाहे जी अरबाज, तो आज लगातार जो कार्रवाई है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, और बहुत बहुत हम शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी अरबाज, जो कि वहाँ राजस्थान में जिस तरह से पूरी असेंबली की जो कार्रवाई चल रही है उससे हमको रूबरू करवा रहे थे। और अरबाज ने ये भी बताया तकरीबन 3 घंटे तक ये कार्रवाई अभी चलने वाली है, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। एक और अहम खबर मध्य प्रदेश से, जहाँ अक़लियती तबके के लोग हुकूमतों की अदम तवज्जुही से बेहद मायूस हैं। रियासत में हुकूमतें बदलती ज़रूर हैं, लेकिन अक़लियतों और अक़लियतों के लिए कायम किए गए इदारों की तकदीर नहीं बदलती। कमलनाथ हुकूमत में भी अक़लियती इदारे अदम तवज्जुही का शिकार थे, और अब जबकि शिवराज सिंह की क़यादत में बीजेपी की रियासत में फिर से हुकूमत कायम हो गई है, 4.5 महीने में बहुत कुछ तब्दील कर दिया गया, लेकिन अक़लियती इदारों, मदरसा बोर्ड, उर्दू एकेडमी, अक़लियती मालियाती तरक्याती कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी की जानिब कोई देखने वाला नहीं, इनका कोई पुरसाने हाल तक नहीं। और चलिए रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम। मेहताब, लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि हुकूमतें ज़रूर बदली हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो अक़लियतों की हालत ज़ार है वो नहीं बदलती दिखाई दे रही, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पहले कोरोना की बात की जाती रही, उसके बाद हुकूमत में तब्दीली हमने देखी, लेकिन इस सब के बावजूद जो अक़लियतें हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी पसमानदगी का शिकार हैं। क्या कुछ और?
है ना, बता देखिए हुकूमतों का मामला अपनी जगह है, इसके साथ साथ जो अक़लियती तबका है वो भी अपनी हालात-ए-ज़ार के लिए बहुत कुछ जिम्मेदार है। और ये कहा जाता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की किस्मत नहीं बदली जिसे खुद अपने बदलने का कोई ख्याल ना हो। तो जब अक़लियतों की हम बात करते हो तो अगर तमाम चीज़ों पर नज़र डालें तो क्या ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी तो अक़लियतों की वो तंजीमें कौन थी जिन्होंने हुकूमतों को जगाने का, बेदार करने का काम किया? कितने लोगों ने धरना और प्रदर्शन किया, कितने लोगों ने मेमोरेंडम दिया? ये सब बड़ा अहम सवाल। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश मुस्लिम समाज के सदर और फिर सीनियर जर्नलिस्ट जो है ज़फ़र आलम साहब मौजूद है। आइए पहले उनसे बात करते हैं। बेग साहब, क्या बात है, क्या हुकूमतें बदल रही हैं लेकिन आप लोगों के जो मसाइल हैं वही खड़े हैं? अब मुझे तो इसको एक लाइन में अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो ऐसा लगता है मुझे कि इसके पहले जो हुकूमत थी और अभी जो हुकूमत है इनको हमारी फिक्र ही नहीं है और ये सिर्फ हमको इस्तेमाल करने के वक्त पर याद करते हैं और जब फिक्र की मसला होता है तो ये फिक्र नहीं करते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में भी सारे इदारे मुस्लिमों के खाली थे और उनमें किसी को नहीं बैठाया गया और अभी भी वही हाल है, अभी भी मुस्लिम इदारे खाली हैं और उस पर भी कोई भी अभी तक उन पर मैंने कहना चाहिए कि कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। और मुझे ये लगता है कि वो इतने फिक्रमंद नहीं है हमारे लिए कि जैसा चल रहा है खाली पड़े हैं, नाम मुस्लिम इदारों के हैं और उनमें काम कुछ नहीं हो रहा है। अगर वहाँ नियुक्ति हो जाएंगी तो समाज के लिए कुछ काम होने लगेगा और नियुक्ति के वक्त पे इनको ये भी देखना पड़ेगा कि जो उस लायक हों उनको ही बैठाया जाए, उनको ना बैठा दिया जाए कि जो जा को जा बोलते हैं और जा को जा बोलते हैं। आपने सही इशारा किया कि ऐसे लोगों को भी बैठा दिया जाता है जो जबान को नहीं भी जानते और उनको जबान के महकमे की जिम्मेदारी देती है। यहाँ पर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज़फ़र आलम साहब मौजूद है। ज़फ़र साहब, आपकी कम्युनिटी के 90% वोट चाहिए लेकिन आपका काम 9% भी नहीं होता। देखिए, जो इस मामले के अंदर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी सरकारें आती हैं जाती हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमारे यहाँ दो ही लोगों की हुकूमत रहती है, दोनों के बीच में एक अघोषित समझौता रहता है। मुसलमानों के खिलाफ सब अंडर हैंड एक हैं, मुसलमानों के वोट सबको चाहिए, मुसलमानों के काम किसी को नहीं करना और इस मामले में बिना किसी शर्त के, बिना किसी उसके सब एक हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। दूसरा भी जैसे जावेद साहब ये कह रहे थे कि और आपने भी अपने उसमें कहा कि हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं इस बात के लिए। इस बात में मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से कहने में, मगर कहानी है कि जा या राह वाली कोई बात नहीं है। जो भी हुकूमतें आती हैं अगर वो कहीं बिठाती हैं तो उन्हें अपने लोगों को ओबलाइज करना होता है और जो भी लोग, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुसलमान है, अच्छा मुसलमान जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहता, ये एक बिल्कुल फैक्ट है। इसके अंदर कोई इसमें तभी मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। तो जो उनमें मुसलमान होते हैं उनमें से छांटबीन के जो अच्छा होता है उसे बेचारे बना देते हैं। अगर अच्छे लोग जाना शुरू कर दें भारतीय जनता पार्टी में और आज कांग्रेस में, मैं कोई फर्क नहीं महसूस करता। खासतौर से अभी 5 अगस्त के बाद जो भी कुछ हिंदुस्तान देख रहा है उसके बाद ये समझ में आता है कि कांग्रेस के, मैंने आज लिखा भी है, RSS, कांग्रेस है भी आरएसएस का दूसरा बी विंग है और अगर कांग्रेस में मुसलमान रह सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में भी रहना चाहिए और ताकत के साथ रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमानों को जाना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल यह है कि एक तरफ जो है सॉफ्ट हिंदुत्व है और दूसरी तरफ हार्ड हिंदुत्व है। अब दोनों के बीच आपको तय करना है अपना मुस्तकबिल। नहीं, देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि जब हम उसमें जो मुस्लिम जाते हैं तो जहां तक मैंने जो नोटिस किया है, जो मेरी समझ में आया है कि पढ़े लिखे काबिल मुसलमान मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टियों को चाहिए, क्योंकि वो बारीकी से मुद्दों को उठाते हैं और काम करने का जज्बा भी उनमें होता है। उनको उस तरह के मुस्लिम चाहिए जो उनके ऑर्डर को फॉलो करें और उनके हिसाब से चलें। तो ये थोड़ा सा एक मुझे मेरी अपनी सोच है, बाकी तो संगठन क्या तो हल नहीं हो रही तो आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं आते? उसकी वजह ये है कि अगर अब आज की तारीख में सड़कों पे आना और मुखालफत करना बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो बिल्कुल हमारी कौम में खत्म हो चुका है और हम सबको सड़कों पे आना चाहिए। पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि आना चाहिए और इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि 4.5 महीने से इमाम मोहसिन को सैलरी नहीं मिली है। देखिए, इमाम मोहसिन को तनख्वाह नहीं मिली, जो दूसरे मुस्लिम इदारे हैं उनमें अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। वो बात घूम फिर के वही आ जाती है कि मुसलमानों के हालात कितने भी बुरे हो जाएं, मुसलमानों की जो भी प्रॉब्लम्स हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है मुसलमानों की प्रॉब्लम से। मुसलमान खुद अपने प्रॉब्लम्स को लेकर बेदार नहीं है। मुसलमानों को तो पटियाबाजी से फुर्सत नहीं। अगर भोपाल की खासतौर से अपन बात करें तो भोपाल के जो मुसलमान हैं उन्हें अपने कौम के जो भी आप किसी से बात करेंगे तो उन्हें इशूज़ ही नहीं पता होंगे कि हमारे इशूज़ क्या हैं, हमारे एजुकेशन में हम कहाँ जा रहे हैं, रोजगार के मामले में हम कहें, तालीमी माशरी जो भी मामला हैं उनसे किसी को कोई लेना देना नहीं है। अपने में खुश है, जो भी कुछ हो रहा है अपने अंदर खुश है। फिर सवाल यह है कि जब अपने से खुश है फिर शिकायतें हुकूमतों से क्यों होती है? बेग साहब, जो है मुस्लिम समाज अब इस पर क्या कदम उठाएगा? देखिए, मुस्लिम समाज हम मांग करते हैं और हम मांग करेंगे और अब कोशिश भी करेंगे कि हम सड़कों पर उतरें और सरकार से मांग करें कि इन इदारों को भरा जाए।
और इनकी नियुक्तियां की जाएं। आप ये देखिए कि तकरीबन 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, बाकी इदारे भरे जा रहे हैं और मुस्लिम इदारे जो है वो अभी तक खाली हैं। चाहे वो उर्दू अकेडमी की बात कर लीजिए, चाहे हज कमेटी की बात कर लीजिए, चाहे वक्फ बोर्ड की बात कर लीजिए, चाहे मदरसा बोर्ड की बात कर लीजिए, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की बात कर लीजिए। अब होता यह है कि इसमें भी ये है कि वो 2-3 चेहरे ही हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो ले मेहताब, यहाँ एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपके साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं। मेहताब, इन दोनों मेहमानों से ये जानना चाहेंगे, जो हम देखते हैं मध्य प्रदेश और खासतौर से अगर भोपाल की बात करें तो ये तहजीब और अदब का गहवारा रहा है, अदीब रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े शायर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर तबका दिखाई दे रहा है तो यही अदीब, यही शायर दिखाई दे रहे हैं। क्या इनके लिए अभी तक कुछ किया नहीं जा सका? इसकी क्या वजह है? क्योंकि दोनों खास मेहमान आपके साथ मौजूद हैं। क्या इस चीज की जानिब तवज्जो नहीं दी गई? क्यों नहीं दी गई? और अब आगे क्या खास? है ना, हम बता दें कि इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं ये भोपाल का इकबाल मैदान है। ये देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो है मीनार शाहीन यहाँ पर है, पीछे जो है मोती मस्जिद है, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो वही भोपाल का इकबाल मैदान है जहाँ पर इकबाल ने क़याम किया था और इनके नाम से इकबाल मैदान जो कायम किया गया। और बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है कि कोरोना में तमाम लोग मुतासिर हुए, शायर और अदीब भी बहुत मुतासिर हुए, उनके लिए भी हुकूमतों ने जो है क्या कदम उठाया है? आप लोगों ने क्या आवाज़ उठाई? देखिए, अभी तक शायरों के लिए खासतौर से अगर बात करें, शायर, अदीब या पत्रकार जो भी हैं, उन लोग के लिए इस हुकूमत ने, मध्य प्रदेश की हुकूमत ने तो अभी तक कुछ भी नहीं करा। अगर दीगर कहीं करा, हिंदुस्तान की सरकार ने तो किसी के लिए ही कुछ नहीं करा, तो ये शायरों और पत्रकारों के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे राहत भाई का भी इंतकाल हो गया परसों नरसों, यहाँ पे बहुत बड़े शायर थे और उनके लिए अभी तक आवाज उठाने के लिए लोग ये मांग कर रहे हैं कि राहत भाई के नाम से कोई बड़ा सम्मान दे दिया है। मैं थोड़ा इससे अलग तरह की राय रखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि राहत भाई इंदौर से ताल्लुक रखते थे और इंदौर में कोई जगह, कोई पार्क, कोई म्यूजियम उनके नाम से बनाया जाए, जिससे एक मुसलसल उनकी यादों का सिलसिला रहे और जहां जाके लोग राहत इंदौरी को जाने पहचाने। जिस तरीके का आज माहौल बनाया जा रहा है राहत इंदौरी के खिलाफ, उस म्यूजियम के अंदर राहत भाई की शायरी रखी जाए। राहत भाई पेंटर बहुत अच्छे थे। लगातार इस अहम मसले की जानिब आप तवज्जो दिलवा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे और साथ ही साथ आपके साथ जो दोनों खास मेहमान रहे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 24 लाख से तजावज़ कर गई है। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक 64,553 नए मामलों की तस्दीक हुई। इस तरह कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 24,61,191 हो गई। इनमें 6,61,595 एक्टिव मामले हैं, जबकि 17,51,556 अफराद अब तक सेहतियाब हुए। आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,007 अफराद की कोरोना से मौत हुई। अब तक 48,040 अफराद कोरोना का शिकार हुए। जहां तक कोरोना टेस्ट का ताल्लुक है, कल यानी जुमेरात को तकरीबन 8.5 लाख टेस्ट किए गए। अब तक 2,76,94,416 अफराद की जांच की जा चुकी है। और वहीं तेलंगाना में कोरोना के 1,921 नए मामले देखे गए। कल एक ही दिन में कोरोना से रियासत भर में 9 मरीजों की मौत हुई। कोरोना मुतासिरीन की तादाद 88,000 के पार हो गई, जबकि महलूकीन की तादाद 674 हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में 356 मामले दर्ज हुए। मेडचल मलकाजगिरी में 168, रंगारेड्डी में 134, संगारेड्डी में 90, सिद्दीपेट में 63, करीमनगर में 73, नलगुंडा में 73, सूर्यपेट में 47, गदवाल में 51, कामारेड्डी में 44 और महबूबनगर में 48 कोरोना के मामले देखे गए। वहीं कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए प्राइवेट और कॉरपोरेट अस्पतालों ने 50% बेड्स हुकूमत को फराहम करने का ऐलान कर दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र ने एक इजलास मुनक्किद किया। इसमें महकमा सेहत के सेक्रेटरी रिजवी के अलावा DME रमेश रेड्डी, डॉक्टर्स और दीगर ऑफिसर्स मौजूद रहे। इस दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने 50% बेड्स हुकूमत के हवाले करने का ऐलान किया। रियासती वजीर ने कोरोना की वबा के दौरान इलाज को तिजारत की गर्ज से न देखने का भी मशवरा दिया। ऑनलाइन गेमों का इनेकाद करते हुए करोड़ों रुपए की उलटफेर करने वाले 4 अरकान के गिरोह का हैदराबाद पुलिस ने पर्दाफाश किया है और इनके कब्जे से पुलिस ने मुख्तलिफ बैंकों के चेक, 3 लैपटॉप और दीगर अशिया जब्त की। इसके अलावा मुख्तलिफ बैंकों में जमा करदा 30 करोड़ रुपए भी सीज किए गए। पुलिस ने बताया कि चाइनीज कंपनियां गुरुग्राम और दिल्ली में दफातर कायम करते हुए ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर मासूम लोगों को धोखा दे रही थी।
इसका पर्दाफाश किया गया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि इस केस से जुड़े दीगर लोगों की तलाश भी जारी है। गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक चाइनीज भी है। इससे जुड़ा हुआ ऑनलाइन गेमिंग जो होता है, चेन्नई और दूसरे शहर में कुछ विक्टिम लोग सुसाइड भी किए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के मार्फत से पेरेंट्स, टीचर्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स को यह कॉशन करना चाहता हूं। नंबर 1, ऑनलाइन गेमिंग इज इलीगल इन तेलंगाना। नंबर 2, it is also causing depression, suicide and other things in many other places. As you know, globally it is seen that more than 6,000 crore money is involved in this business of online gaming, which is considered legal in some part of the world and it is considered illegal in many parts of the world. जश्न आज़ादी के मौके पर सदर जमहूरिया की जानिब से एट होम प्रोग्राम में मुख्तलिफ शुबे हयात से जुड़ी 100 से ज़ायद शख्सियात को मदऊ किया गया है। इस प्रोग्राम में 26 कोरोना वॉरियर्स को भी मदऊ किया गया, जिसमें नर्सेस, पुलिस एहलकार और लकड़हारे भी शामिल हैं। निगमबोध घाट पर अमर सिंह नामी लकड़ी काटने वाले ने कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए आखिरी रस्मात अदा करने में ताउन अदा किया। वनपूर्ति जिले के मंडल नागपुर में 4 लोगों की मुश्तबा हालत में मौत की खबर है। सुबह 7:30 बजे जब मकामी लोगों ने देखा कि इस घर से कोई भी बाहर नहीं आया तो अंदर दाखिल होने पर उन्हें 4 लाशें नजर आईं। किचन रूम में हाजरा भी, डाइनिंग हॉल में अस्मा बेगम की 10 साल बच्ची हसीना और घर के पीछे ख्वाजा की लाश दस्तयाब हुई। मकामी लोगों ने पुलिस और उनके रिश्तेदारों को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। एक ही घर के 4 लोगों की अचानक मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से वाक़े की जांच कर रही है। गुंटूर जिले के बापटला में कोरोना से मरने वाले की लाश को रिक्शे के जरिए शमशान घाट मुंतकिल करने के वाक़े ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। मरने के बाद इस शख्स की लाश को शमशान घाट मुंतकिल करने के लिए मकामी ओहदेदारों ने एम्बुलेंस तक का इंतज़ाम नहीं किया। इस तरह के वाक़यात ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि गोया इंसानियत नाम की कोई चीज़ अब बाकी नहीं रही। मुस्लिम हुकूक तंजीम के सदर फारूक शिबली ने इस वाक़े पर गहरे दुख और बेहद अफसोस का इजहार किया। साथ ही उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और मकामी ओहदेदारों को फौरी सस्पेंड करने की हुकूमत से मांग की। बाद में जब उनको जिस तरीके के साथ जो कोविड रूल्स हैं उनके हिसाब से जिस तरीके के साथ उनको जो है आखिरी रसूमात अदा करनी है, वो भी कहीं पे भी जो हो नहीं रहा है। अभी हमारे पास लेटेस्ट एग्जांपल बापटला में, मतलब गुंटूर ज़िले के अंदर एक इतना दर्दनाक वाक़या जो है आंखों के सामने आया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो है एक कोरोना वायरस से जिस बंदे का जो है इंतकाल हो जाता है, उसको जो है रिक्शे के ऊपर और उसको पैकिंग करने के लिए भी जो जिप पैकिंग आती है, उस पैकिंग के अंदर भी जो है भेजने की जो है सलाहियत हमारी हुकूमत के पास नहीं है। तो ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा इंसानियत के ख़िलाफ़ चीज़ है। मैं अपील करता हूँ, मैं जो है हुकूमत आंध्र प्रदेश से डिमांड करता हूँ कि ये जिस तरीके के हरकत जो है यहाँ पर हो रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। इस चीज़ों को रोकथाम करना बेइंतहा सख्त से सख्त जो है इनके ऊपर कार्रवाई भी करना बेइंतहा ज़रूरी है।